हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, आज शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। कल यहाँ तक पढ़ लिए थे, तुम लोग याद करा देते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कल पढ़े थे ना, आज पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। Electric charge is a physical quantity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद क्या होते हैं, एक नेगेटिव पार्टिकल होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन खुद क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये अगर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर ये कम है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हुई चीज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग बोलते हैं ना, करंट तो हम अक्सर यूज करते हैं, लेकिन करंट का फिजिक्स के माध्यम से याद दो। फिजिक्स के परिभाषा में करंट क्या हो जाएगा, कोई भी एक वायर ले लो, उस वायर का तुम वायर का काट कर दो, और उसका यूनिट टाइम में, यूनिट क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाता है। फ्यूज इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट। ये ज्यादातर हाउस होल्ड सर्किट में सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, हीट पैदा होगा। हीट, और हीट के हो इसलिए देखना फ्यूज अक्सर गर्म हो जाता है ना, क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के कारण हीट क्रिएट होता है। और हीट ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो पिघल जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं कि भाई, मतलब सर्किट में अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो गल जाए, और गल के जो है, मतलब बहुत पतला सा वायर इसमें यूज किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि वायर, इलेक्ट्रिक वायर का जितना मोटी होगी, जितना एरिया बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसमें उतना कम उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही इस पतली वाली तार को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो जाएगा। और जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया वेट का कम हो जाएगा, वैसे ही हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगा। और हीट प्रोड्यूस जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सर्किट में कुछ गड़बड़ी है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो वाला तार जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो हमारा सर्किट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो हम दुर्घटना से बच जाएंगे, है ना। मान लो कोई गड़बड़ी में अ, घर का सर्किट में ज़्यादा करंट आ गया, तो वो कुछ दुर्घटना घट सकता है। उससे पहले क्या होगा, फ्यूज में तार पतली है, हीट ज़्यादा है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हीट के कारण पिघल जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत ज़रूरी है लगाना। अब देखो, अब इतना कई लोग इतना बेवकूफ़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज आप लोग देखे हो क्या, वो ऐसे देखने को होता है। देखने में ऐसा होता है कुछ, जिन लोग देखा होंगे उन लोग को पता है। तो इन दोनों में एक तार का इस्तेमाल होता है। अब कोई लोग खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं, फिर ये तार को मोटी तार कर देते हैं कि भाई देखो, अब फ्यूज नहीं कटेगा, अब लाइट बरकरार रहेगा।
तुम लोग को पता नहीं। ये देखो, अब अच्छा मोटा सा तार लगा दिया, अब फ्यूज नहीं पिघलेगा, लाइट घर में हर हाल में लाइट रहेगा। लेकिन बेवकूफ, ये ऐसा मोटा नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल जो है एकदम पतला होना चाहिए, ताकि जैसे ही सर्किट में, घर वाला सर्किट में जैसे ही कुछ गड़बड़ी होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो हीट के कारण ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही मान लो पिघल जाएगा, तो पिघल जाते ही क्या हो जाएगा, ये टूट पड़ेगा यहाँ, है ना। टूट पड़ेगा, यहाँ टूट हो जाएगा, टूट टूट, मान लो जैसे पिघलेगा यहाँ पर टूट जाएगा, है ना। तो दोनों अलग हो जाएगा। अब भाई साहब दोनों अलग हो गया तो लाइट बंद। तो जो गड़बड़ी हुआ था उसके कारण से कुछ एक्सीडेंट हो सकता था, उससे तुम्हारा परिवार, घर परिवार बच गया। समझ रहे हो, ऐसे फ्यूज हम लोग को मदद करते हैं। फ्यूज लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, कॉन्टेनिंग ओयर फिलामेंट, जो कि ज़्यादातर टंगस्टन से बना हुआ होता है। उससे लाइट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक की वजह से। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक भी तो एक एनर्जी है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होते हैं, वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं। टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर टंगस्टन का ही क्यों इस्तेमाल किया गया, स्टील का क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाई साहब वो जलेगा, इतना जलेगा कि उससे लाइट निकलेगा, समझ रहे हो। तो उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो पिघल जाएगा भाई, फ्यूज की तरह थोड़ी है, पिघलना थोड़ी है, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा वहाँ पर मेटल यूज करना है जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा टंगस्टन में देखने को मिलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, और वो भी कितना होता है यहाँ पर, वो होता है 3695 केल्विन। तो इसको तुम ऑप्शन के हिसाब से, अगर परीक्षा में जैसे ऑप्शन रहेगा तो केल्विन से सेंटीग्रेड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुम लोग को पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केल्विन का मतलब हो जाता है C+273, है ना। हम लोग यहाँ पर देखो डिस्कशन किए थे, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ तुमको। टेम्परेचर कहाँ है जी, देखो, केल्विन इजिकल टू क्या लिखा गया है यहाँ पर, केल्विन C+273, वही सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। केल्विन इजिकल टू C+273, इसकी इस्तेमाल करके तो यहाँ से C निकाल लोगे, C इजिकल टू K-273, इससे 273 माइनस कर दोगे तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। और C/5 इजिकल टू M-32/9, इसमें तो फारेनहाइट में कर सकते हो। तो परीक्षा में कुछ भी यूनिट में पूछे तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तुमको बस इतना याद रखना है, टंगस्टन का जो आ, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हो जाता है केल्विन में कितना होता है, 3695। ठीक है, 3695, 3695 केल्विन। कंडक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, दोज मटेरियल which allow electricity to pass through themselves, है ना, फिजिकल कंडक्टर्स। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। जैसे कॉपर वायर होता है, हम लोग यूज करते हैं घर में कॉपर का तार। लेकिन लकड़ी में जाएगा करंट, नहीं जाएगा। रबर में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये नॉन कंडक्टर हो जाएगा। मेटल लाइक सिल्वर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर, ये सब कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर such as a metal wire is associated with magnetic field। कोई भी तार से अगर करंट पास कर रहा है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, इसके अंदर तार है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैलेंस रखने के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो जैसे ही इस तरफ करंट फ्लो होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड का
मतलब फॉर्मेशन होगा। और ये फ्लेमिंग्स तो नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से हम लोग इसका दिग भी देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के मदद से हम लोग इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो इसको एक जैसे ही करंट पास होता है कोई भी वायर से, तो साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन वहां पर हो जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर बोल सकते हो साइमल्टेनियसली। ए करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे कोई मेटल वायर हो जाए, इज एसोसिएटेड विद ए मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा ही होगा। ए गुड कंडक्टर व्हाइल कैरिंग करंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। ये गुड कंडक्टर का पहचान ही ये है कि भाई उसका वो खुद न्यूट्रल रहेगा। एक गुड कंडक्टर का मतलब होता है जब वो करंट कैरी करेगा वो खुद लेकिन न्यूट्रल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको याद रखना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, है ना। क्या बोलना पड़ता है यहाँ पर कि भाई साहब ये गुड कंडक्टर कैरिंग करंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे हम लोग। ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है पता है? ओम्स लॉ में क्या बोला जाता है? भी भी प्रोपोर्शनल टू आई। आई मतलब क्या होता है? भी मतलब क्या होता है? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। आई क्या हो जाता है? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही बढ़ेगा करंट भी वैसे ही बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा तो करंट भी घट जाएगा। तो इसको और कैसे लिखा जाता है? इसको और ऐसे लिखा जाता है कि भाई V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाना पड़ता है R, और इसी कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो V प्रोपोर्शनल टू आई, इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। V प्रोपोर्शनल टू आई जो है इसी को हम क्या बोल देंगे? ओम्स लॉ। क्या मतलब? इलेक्ट्रिक करंट यानी आई flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V applied across its ends provided the physical condition remain unchanged। ठीक है। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? In which electrical resistance of certain materials becomes zero at very low temperature। मतलब तुम टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो रेजिस्टेंस भाई जीरो है, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो सुपर कंडक्टिविटी हम लोग इसका टर्म दे देते हैं। टर्म क्या दे देते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, है ना। सुपर कंडक्टिविटी टर्म हम लोग इसको दे देते हैं। फिनोमिनन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सुपर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, यानी रेजिस्टेंस जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल बिकम्स जीरो। और ऐसे रेजिस्टेंस जीरो क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। इसका कारण क्या देखने को मिलता है? वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऐसे मतलब जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और ऐसे रेजिस्टेंस कब जीरो हो रहा है? जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिज्म, देखो भाई फिजिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं रोक रोक के डिस्कशन कर रहा हूँ, जितना मिनिमम करना चाहिए उतना कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में ऑनर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिजिक्स का उतना जानने की कोशिश कर रहा है जितना हम लोग को जनरल को एग्जाम में, जहाँ पर 2 4 5 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का जनरल स्टडी के अंदर, 2 5 कहाँ आते हैं? 2 3 मान लो अगर फिजिक्स से पूछ देगा कोई अ, कोई भी एग्जाम में, तो जनरल स्टडीज के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसके अंदर फिजिक्स आते हैं, उसमें 2 4 क्वेश्चन आ जाए तो हम क्लिक कर सकें, इतना हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं।
तो कई लोग सोचते होंगे कि इतना कम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? साइंस बैकग्राउंड से कोई है तो उनको लगेगा बहुत कम पढ़ाई हो रहा है। अरे भाई, इतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो, अगर तुम नीट का तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये तुम्हारा काम में ज़्यादा नहीं आएगा बिल्कुल। चलो, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखेंगे हम लोग अब। द मटेरियल व्हिच कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी लोहा, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेट। जो भी वस्तु ये तीन को खींचेगा अपने की तरफ, इसको मैग्नेट कह देंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है जी। सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल, ये बहुत प्लस प्लस को रिपेल करते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करते हैं, डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं। इतना तो पता ही होगा। अब तीन टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक एक हो जाता है पैरामैग्नेटिक, एक हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है जी। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखोगे तो उतना शायद याद ना रहे, तो इसलिए डायमैग्नेटिक थोड़ा बहुत जान लो इसका मतलब क्या होता है। डायमैग्नेटिक मतलब होता है, मतलब क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम वहां पर दोगे तो उसके अंदर पास नहीं करेगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक में बिल्कुल पास करेगा, और फेरोमैग्नेटिक में, देखो तुम दिखाता हूँ तुम लोग को। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जी सी है सारी फिजा, जैसे ठीक है, देखो अब दिख रहा होगा ना। चलो, तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक substances आर दोज substances which are feebly repelled by a magnet। ठीक है, when placed in magnetic field the lines of force tend to avoid the substance। ठीक है, अवॉइड करना चाहते हैं, और ये ऐसे होते हैं कि जो मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट के सामने ले जाएंगे तो ये रिपेल होता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, व्हिच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो इसको मैग्नेट के बगल में ले जाओगे तो इसको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। डायमैग्नेटिक में थोड़ा थोड़ा रिपेल, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट। ठीक है, और दीज लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। देखो, काफी हद तक इसके अंदर जा रहा है। फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। देखो, बिल्कुल इसके अंदर ही जा रहा है ज्यादातर, है ना? यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ जा रहा है, यहाँ पे ज्यादातर 90% इसके अंदर ही चला गया। तो ऊपर ऊपर याद रख लेना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, है ना? डाया मतलब समझ जाना कि भाई
मतलब इसको रिपेल करेगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वो ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम मैग्नेट के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा मैग्नेट उसको। पैरामैग्नेटिक मतलब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट उस सब्सटेंस को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। फेरो मतलब बिल्कुल खींचेगा तगड़े तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो डायमैग्नेटिक का अंदर, तो इसमें मैं कैसे लिख दूं इसको, लिटिल अट्रैक्शन, लिटिल रिपेल्सन। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, लिटिल अट्रैक्शन। और यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मतलब लार्ज लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा, हाई अट्रैक्शन, हायर अट्रैक्शन। अब समझ में आ गया होगा। तो बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, वाटर, मरकरी, वाट, है ना, ये सब डायमैग्नेटिक के अंदर आते हैं। एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, मैंगनीज, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब पैरामैग्नेटिक के अंदर आते हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फेरिक क्लोराइड, ये सब। तो इसमें से भी एक दो मैं इंपॉर्टेंट बात देता हूँ, जैसे वाटर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वाटर, वाटर को बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। मरकरी वाटर, वाटर ये सब डायमैग्नेटिक, है ना। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, है ना, डायमैग्नेटिक। बिस्मथ, डायमैग्नेटिक। जिंक, कॉपर, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या क्या आ जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा। ऐसे में सोडियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, यहाँ पर प्लाटिनम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लाटिनम तुमसे पूछ सकते हैं, पी से पी भी याद रख सकते हो। प्लाटिनम यानी पैरामैग्नेटिक, है ना, है ना। ओके। एल्यूमिनियम कहाँ पर आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। एल्यूमिनियम बिल्कुल पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। मंगनीज, मंगनीज कहाँ पर आ जाएगा बाबू, मंगनीज बिल्कुल पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। सोडियम, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इतना याद हो गया क्या। सबसे पहले भाई साहब इतना याद रखना है, बहुत जरूरी है कि वाटर जो है डायमैग्नेटिक होता है। अब वाटर लिक्विड है, डायमैग्नेटिक हो गया। इसका अगल बगल वाले और दो बोल देते हैं, मरकरी को भी मरकरी वाटर भी बोल ही देते हैं, बिस्माथ भी बोल देते हैं जी, है ना। हो गया काम। अब कॉपर, जिंक इसमें आ जाएगा। अब महंगा महंगा तीन धातु का नाम भी इसी में बोल देते हैं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। हालांकि डायमंड मेटल नहीं है ना। इतना हो गया। अब पैरामैग्नेटिक में आ जाएंगे। पैरामैग्नेटिक में एल्यूमिनियम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में मैंगनीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। और पैरामैग्नेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लाटिनम। और पैरामैग्नेटिक में क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक में लोहा, निकल, कोबाल्ट और फेरिक क्लोराइड जो है, ये सब आ सकता है। तो चलो, जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उतना एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, किया जाए। चलो, चलो बाबू चलो, एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, दिखेगा ये। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हम लोग आज पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज देखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी हुई इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। इसके माध्यम से हम लोग इसको पता लगाते हैं कि भाई एक्सेस है कि डेफिशिएंसी है किसका, इलेक्ट्रॉन का। उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाता है, सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट। इट इज कैरेक्टराइज बाई, इसमें तगड़ा रेजिस्टेंस होगा किंतु लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या देखे हैं, कॉन्टेनिंग वायर एंड फिलामेंट टंगस्टन को, टंगस्टन को क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होते हैं, 36, 95,
यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, केल्विन, है ना। तो देखो टंगस्टन जो लाइट एमिट करता है व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है टंगस्टन का 3695 केल्विन। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके थ्रू करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब कंडक्टर हो जाएगा। लकड़ी वगैरह नॉन कंडक्टर हो जाएगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे कि मेटल वायर हो गया, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कोई वायर के अंदर जा रहा है मतलब उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रस्तुत हो रहा है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वो खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, खुद क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओम्स लॉ मतलब क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल टू I, और V प्रोपोर्शनल टू I मतलब V इक्वल टू I R, जिसमें R क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो जाता है। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the physical condition remain unchanged। सुपर कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस जीरो कब हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्लिमेंट मेटल बिकम जीरो, कब जीरो हो जाता है, वेरी लो टेम्परेचर। अच्छा, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म देखें, दैट मटेरियल दैट कैन एंटर मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकल, है ना, उसको हम मैग्नेट कह देंगे। और इसका ये प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म कह देंगे। सिमिलर पोल होगा तो रिपेल करेगा भाई, डिसिमिलर होगा तो अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखें, तीन टाइप का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एक हो जाता है फेरोमैग्नेटिक, एक हो जाता है डायमैग्नेटिक, एक हो जाता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब थोड़ा थोड़ा रिपल्सन, पैरामैग्नेटिक मतलब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन, और फेरोमैग्नेटिक मतलब बहुत तगड़ा अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब मैग्नेट का बात किया जा रहा है, चीज कोई भी चीज को अगर मैग्नेट तगड़े तरीके से खींच रहा है तो फेरोमैग्नेटिक, हल्का खींच रहा है तो पैरामैग्नेटिक, हल्का रिपेल कर रहा है तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिक। ऐसे डायमैग्नेटिक का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वाटर। वाटर के साथ साथ हम लोग याद कर लेंगे मरकरी वाटर। मरकरी वाटर तक आ गया तो बिस्मथ भी बोली देते हैं। फिर महंगा महंगा धातु का नाम करेंगे, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे डायमंड, है कि नहीं। उसके साथ साथ हम कॉपर जिंक भी बोल देंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक, मतलब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन। ऐसे में एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, ऐसे में मैंगनीज देखने को मिलता है। एक बहुत महंगा था तो प्लाटिनम, पी से पी, प्लाटिनम भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अच्छा, इतना बोल लिए तो सोडियम भी बोल देते हैं, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक में आ जाता है। इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको अच्छे से याद रखना। ऑक्सीजन कहीं पर पूछते हैं, ऑक्सीजन तुमको पूछेगा ऑक्सीजन क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सोडियम क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक।